देखिए बीजेपी वालों की तो आदत ही पड़ी है कि 400 पार, 5 लाख से ज़्यादा हवाई बातें करते हैं लोग। 5 लाख कहाँ से वोट ले लेंगे ज़्यादा, और 5 लाख की मार्जिन कहाँ से आएंगी? जब ये पहली बार लड़े तो इनको जो एक मार्जिन था, विनिंग मार्जिन, वो तो इनका 2019 में घट गया। 2019 में करीब 50,000 वोट से ये माइनस हुए। अब इस इलेक्शन में ये कितने से माइनस होंगे ये पूरी नागपुर की जनता देखेगी। उसके कारण ऐसे है कि जब उन्होंने बोला था कि मैं प्रचार बिल्कुल नहीं करूँगा, जो बोलेगा मेरा काम बोलेगा, और मेरा काम इतना ज़बरदस्त रहेगा कि नागपुर की जनता मुझे खुद वोट देगी, पर पहले लिस्ट में इनका नाम आया नहीं। दूसरे लिस्ट में जब इनका नाम आया तो ये राह देख रहे थे कि मेरा नाम आए और मैं प्रचार को शुरुआत करूँ। तो ये इतने उतावले डेस्परेट थे हमारे आदरणीय गडकरी साहब कि इनका नाम डिक्लेयर हुआ उसके दूसरे दिन से इन्होंने गल्लो गली प्रचार शुरू किया। जो मेरी जानकारी है, एक भी ऐसी गली नहीं थी, एक भी ऐसा छोटा प्रोग्राम नहीं था जो इन्होंने अटेंड नहीं किया होगा। इन्हें सबसे पंक्चुअल टाइम के बारे में लेके इन्हें जो इंसान ये बोलता था कि मैं चुनाव में प्रचार ही नहीं करूँगा, वो घर से सुबह 7 बजे निकल जाता था प्रचार के लिए। तो कहीं ना कहीं उनमें ये बहुत बड़ा खौफ था कि, और उन्होंने ये जो एक आज पूरे देश में एक जो वातावरण बना है, पहले फेज़ और सेकंड फेज़ में अभी और एग्रेसिवली एक एंटी बीजेपी माहौल पूरे देश में लोगों ने खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, और जो कांग्रेस ने अपने मुद्दे, क्योंकि देखिए अब जो राज्यों में हमने राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, वो वादों को सिर्फ वादे नहीं रखे, यानी वो मोदी जैसा नहीं रहा क्या हुआ तेरा वादा, जो गाना है ना पिक्चर में, तो वो कभी वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पर कांग्रेस ने, राहुल जी ने जो बोला, वो आदरणीय खड़गे साहब ने जो बोला, वो वादों को पहले ही कैबिनेट में जो गारंटीज बोली जाती उनको पूरा किया है। चाहे वो तेलंगाना रहे, कर्नाटका रहे, जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है वहाँ तो लोगों का एक विश्वास हो गया कि नहीं, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और राहुल जी के ऊपर लोग जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वास जता रहे हैं और उनका समर्थन भी मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जस्ट एक 24 तारीख को जो अमरावती में सभा हुई, लोग स्वयं स्फूर्ति से आए, करीब 4.25 लाख लोग वो सभा में आए। एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये जो एक वातावरण है, देश का वातावरण, गडकरी जी एक मुरब्बी नेता है, उन्होंने देश के वातावरण को पहले ही भाप लिया था। तो उन्होंने बोला कि चलो, मैंने बोल तो दिया बड़े आवेश में कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, पर वो डर गए और डर के मारे उन्होंने पहले ही दिन से टिकट डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने प्रचार शुरुआत की। और वो तब भी डरे हुए थे, आज भी डरे हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये आने वाला चुनाव जो है 2024 का, मैं नागपुर से हारने जा रहा हूँ। क्या लगता है 1 लाख की लीड से कांग्रेस से जीतती है? देखो, लीड का मैं आज इसलिए विश्लेषण नहीं करूँगा या उसके बारे में कोई भाष्य इसलिए नहीं करूँगा कि अगर आज मैं कोई आंकड़ा बोलता हूँ और वो आंकड़ा अगर वो कल पूरा नहीं होता है तो मेरी अपरिपक्वता उसमें दिखेगी। मैं इतना बोलता हूँ कि कांग्रेस का जितना एक परिवार है हमारा नागपुर का, कांग्रेस के परिवार के हमारे हर सदस्य ने, चाहे वो बड़ा नेता रहे या छोटा कार्यकर्ता नहीं बोलूँगा मैं, हमारा कांग्रेस परिवारजन रहे, सबने अपनी ईमानदारी से, पूरी ताकत से बहुत मेहनत की हमारे आदरणीय विकास ठाकरे जी को जिता के लाने के लिए। तन मन धन से सब लोग जुड़े थे, लगे थे। और मैं आश्वस्त हूँ कि गडकरी साहब इस बार दिल्ली नहीं जा पाएंगे। एक बड़ी एक अच्छी कहावत है, किसके बिल्ली जो है वो खम्मा नोचती है। तो आज मोदी जी जो है वो किसके बिल्ली से कुछ कम मुझे लग नहीं रहे, और वो खम्मा नोचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आज तक रहे या बहुत सारे न्यूज़ चैनल रहे, उन्होंने खुद ही एक स्पष्टीकरण दिया है, कंपैरिजन किया कि ये जो बोल रहे हैं, नेहरू जी ने क्या बोला था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, वो गारंटीज़ में क्या लिखा है। क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला है वो तो लिखित रूप से दिया है ना, और लिखित रूप से दिया है तो वो लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि वो जो इस तरीके से एक फॉल्स प्रोपोगंडा, एक अपप्रचार जो कर रहे हैं, तो आज जो इस देश का युवा जिसके हाथ में मोबाइल है, जो टेक्नो सेवी बना हुआ है, जिसको सोशल मीडिया का या गूगल का अच्छे से वापर करना आता है, अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत सर्च करता है, या कोई भी बड़ा नेता राहुल जी भी बोलते हैं तो वो सर्च करता है कि ये सामने वाला जो बोल रहा है ये सही है, गलत है। और आजकल गूगल फैक्ट, फेसबुक के फैक्ट जो भी है वो फैक्ट्स फेक है या सही है वो तो उस पर लिख के आता है।
तो मोदी जी जो बोल रहे हैं वो पूरा पूरा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो इंसान मंगलसूत्र की बात करता है वो अपने खुद जो एक उनकी धर्म पत्नी को उन्होंने जो मंगलसूत्र पहनाया, वो उस मंगलसूत्र का अगर जो सम्मान नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया, वो आदमी दूसरों के मंगलसूत्र के बारे में बात करता, उसको शर्म आनी चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी का मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जुमलेबाज जो है हमारे मोदी जी ने आज तक जितनी बातें बोली है, नोटबंदी की, अगर 55 दिन की, मैं पूरे देश से 55 दिन की मोहलत मांगता हूँ। 55 दिन में अगर मैं अपनी जो मेरी मंशा थी अगर उसमें मैं सच्चा नहीं उतरा तो देश के जो चौराहों में आप मुझे बुलाएंगे वहाँ मुझे लेके जाके फांसी दे देना। क्या किया उन्होंने? आंकड़े तक तो प्रसिद्ध नहीं किए कि कितना नोटबंदी में आंकड़े पैसा जमा हुआ है, कौन सी करेंसी कितनी जमा हुई है, आज तक आंकड़ा ये नहीं हुआ। पुलवामा आपने देखा, अच्छा उन्होंने किया हुआ कौन सा वादा आज तक पूरा हुआ है? चाहे वो रोजगार की गारंटी रहे, बेरोजगारी की, आज क्या हुआ है देश की हालत? आज देश की हालत इतनी बुरी है, 64% भारत का युवा जो है करीब करीब आज बेरोजगार है। 64% भारत को पूरे वर्ल्ड में एक युवा शक्ति के माध्यम से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक युवा शक्ति है और युवा शक्ति के हाथ में काम नहीं है। और इन्होंने 2 करोड़ हर साल मैं नौकरियाँ दूंगा, कहाँ है? प्राइवेटाइजेशन, यानी नौकरी में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। दूसरा, जो भी वादे किए, किसानों से वादा खिलाफी की है। आज सभी चीज़ों के आप एक कोई भी चीज़ों के भाव देखिए, महंगाई कौन से स्तर पे चलेगी। तो इन्होंने संभाला क्या है? इन्होंने कौन सा वादा आज तक अपना पूरा किया है? पत्नी से किया हुआ वादा भी तो पूरा नहीं किया। तो देखिए, अगर हम उनके वादों को लेके जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि वादा खिलाफी उन्होंने क्या किया। आप अगर गूगल सर्च करोगे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या पूरा नहीं किया, वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ जो वादे किए, राहुल जी ने जो स्टेज से बात की, प्रियंका जी ने जो स्टेज से बात की, हमारे खड़गे साहब ने जो स्टेज से बातें की है, उनकी पब्लिक मीटिंग्स में जो वादे किए हैं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि कांग्रेस ने किया हुआ वादा, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने किया हुआ कोई भी वादा हमने पहले कैबिनेट में पूरा नहीं किया। आज भी राहुल जी जब बात करते हैं तो राहुल जी यही बात करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया की सरकार आती है, तो पहले कैबिनेट में हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने अमरावती की सभा में कहा, हम एक आयोग बनाने जा रहे हैं किसानों के लिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार माफ़ी कर दी तो वो एक बार होगी, वो आयोग डिसाइड करेगा कि क्या होगा। जो जो वादे हम कर रहे हैं वो वादे ऐसे नहीं कि हवा में किए हुए। अगर 1 लाख एक महिला को देने की अगर बात कर रहे हैं साल की, एक BPL जो सर्वसाधारण महिला है एक परिवार की, उसको अगर देने की बात कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? इसके ऊपर भी बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री है पूरे वर्ल्ड के, इनसे कंसल्ट करके इनका विचार लेके इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस क्या है वो देख के, हमारे आय के स्रोत क्या है, हमारे खर्चे कहाँ होते हैं, और इससे हम जो वादा कर रहे हैं वो कैसा पूरा करेंगे, इसकी पूरी कवायद की गई, इसका रिसर्च किया गया है। उसके बाद में ही हम ये वादे कर रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ना ही हमको उद्योगपतियों के 16-16 लाख करोड़ माफ़ कर रहे हैं। तो जो करना है वो सामान्य जनता के लिए करना है, और कांग्रेस हमेशा से सामान्य जनता के लिए, आज से नहीं ज़माने से करते आ रही है। देखिए, EVM के बारे में तो जो बहुत सारी चर्चाएं हैं, विचार है, वो उसको तो बदला जा नहीं सकता। और EVM के ऊपर अगर मैं बोलने जाऊँ तो मुझे कम से कम 1 घंटे का समय लग सकता है EVM के ऊपर, क्योंकि जो EVM को पूरे दुनिया को जापान ने दिया, बाद में सब डेवलप कंट्रीज़ ने उसको वापरना शुरू किया, तो वो डेवलप कंट्रीज़ में आज वो बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है, चाहे जापान में रहे सही में, क्योंकि उनको ध्यान में आया कि ये प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ अ मैनिपुलेटर, उसमें कोई भी तरीके से हम गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो कमांड पे चलता है। तो EVM में गड़बड़ियाँ होती है, ये एक सर्वमान्य बात है जो लोगों के जहन में है। बट EVM में गड़बड़ी होती है या हो सकती है करके हमने अपने मतदान से ही खुद को वंचित रखना, ये गलत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि EVM का एक ही काट है कि आप वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वोटिंग होगा, क्योंकि हर EVM मशीन में गड़बड़ नहीं हो सकती, तो वोटिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना इसका जो एक इफ़ेक्ट है मैनिपुलेशन का, वो इफ़ेक्ट कम होगा। अवेयरनेस की अगर बातें तो कांग्रेस अपने तरीके से बूथ लेवल के जो हमारे BLA एजेंट्स होते हैं, उनको क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियाँ भी आज अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग लेके उनको समझा दी कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं।
तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा चेक लगेगा। और ईवीएम बैन के लिए भी बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, पर इलेक्शन कमीशन आपने देखा कि जिस प्रकार से एडामेंट है, और अभी जो एक इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इलेक्शन के पहले ही। उसके बाद में जिस प्रकार से पिछले बार पार्लियामेंट से अधिकार पूर्ण रूप से एक कमेटी को दे दिए गए, ये सरकार के माध्यम से, इन्हें डेमोक्रेसी तो एक तरीके से बची नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया कि इसमें से हमें भी उसमें एक पार्ट होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो कमेटी का पार्ट होना चाहिए, पर उसमें भी अमेंडमेंट करके उसको रखा नहीं गया। तो अपनी मर्जी से इन्होंने 2 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए, और इलेक्शन कमिश्नर खुद पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी कर रहे थे, तो जो उनका काम भी नहीं है, तो वो कितने सीरियस है उनके शेरो शायरी से दिख रहा था। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। पर ईवीएम का चेक एक ही है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके ही करना ही ईवीएम के मैनिपुलेशन की एक काट है। महाराष्ट्र की 48 सीटों को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें? महाराष्ट्र के 48 सीटों में देखिए 9 सीटें जो है वो तो रिजर्वेशन की है। अब जो बची है 39 सीट, यानी उनको भी पकड़े आप, तो 48 में से मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से पहला फेज़ का इलेक्शन हुआ, सेकंड फेज़ में जो एक एग्रेशन दिखा लोगों में, अब धीरे धीरे ये जो चुनाव है, पहले चरण के इसमें कांग्रेस की जो गारंटियाँ थी, जो कांग्रेस की न्याय गारंटी, महिला गारंटी, जो भी गारंटियाँ थी, जो फैक्चुअल है, जो हो सकती है मीन्स हो सकती है, इसलिए कांग्रेस ने उसका दावा किया है या वादा कर रही है लोगों से, और हम वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो वो जो रोज़गार गारंटी की बात है, जॉब कहाँ से आएंगी, ये भी इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है, हवा में बातें नहीं की गई। तो लोगों को पहले चरण में उतना उसका वहाँ तक लोगों तक वो गारंटियाँ पहुँची नहीं थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, जी वो जितना दुष्प्रचार करते हैं तो युवा सर्च कर रहे हैं यार ये जो बोल रहे हैं वो सही में ऐसा है या सच क्या है। तो मोदी जी जितना विरोध में बोलेंगे उतना लोग सर्च करेंगे और उतना कांग्रेस के फेवर में मतदान जाएगा, तो क्योंकि वो दिखेगा कि उनको सच्चाई क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फेज से दूसरे फेज में कांग्रेस का एक यानी एनडीए, इंडिया का, नॉट एनडीए, इंडिया का अपर हैंड है, पहले फेज में भी है, उससे ज़्यादा सेकंड फेज में रहेगा। और जैसा जैसा चुनाव आगे बढ़ेगा वैसा वैसा इंडिया को पूरे देश में जो समर्थन है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, मुझे मिल रहा है। क्योंकि ये इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ, ये इलेक्शन अभी तो भारतीय जनता पार्टी कोई बोलता नहीं है, मोदी सरकार की बात होती है तो बीजेपी सरकार की तो बात होती नहीं है, भारत सरकार की तो बात होती नहीं। तो ये जो इलेक्शन है ये मोदी वर्सेस एंटी मोदी पूरी वेव इस देश में है। मोदी जी को अभी कोई सुनना भी नहीं चाहता। आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ उनकी सभाएं होती है तो एक नया अभी उन्होंने एक पैतरा शुरू किया है कि सभा के सब तरफ बंद कर दिया जाता है, यानी एक दीवार खड़ी की जाती है लोहे की और गेट होते हैं, तो जितने लोग अंदर आ गए उनको बाहर से गेट बंद कर देते हैं, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होंगी लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो ये नौबत बीजेपी के ऊपर आ गई कि जो अंदर जो लोगों को पैसा देके ला लिए उनको बाहर भी नहीं जाना है करके गेट लगा दिए जाते हैं, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता। 10 साल से वो सुन के लोग पक गए और एक वो स्टीरियोटाइप उनका भाषण हो गया है और वादे वही है। और क्या करते, डेवलपमेंट की कोई बात कर रहे हो? कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते। मुझे ये कहा, मुझे होगा। एक औरत कैसी रोती, रुदालू औरत कैसी रोती है कि मुझे इसने कह चुगली, वो इस टाइप के भाषण है उनके। वो भाषण में कंटेंट क्या है उनके? सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, मुझे इसने ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, एक औरत जैसी कंप्लेन करती है उस टाइप से, तो उनकी भाषा है। तो लोग इस तरीके से, क्योंकि आज एक सामान्य आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बातें जो है ये उसको एक फ्यूचर सिक्योरिटी दिख नहीं रही इनके लीडरशिप में, क्योंकि समझते समझते लोगों को देर होगी, पर अब समझ गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी तरीके से तीसरे बार एनडीए सरकार बनाने में जा रही है। इस बार मैं आश्वस्त हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में आएगी। नहीं, भारत सरकार बोलता ही कौन है आज? आप एडवर्टाइजमेंट में देख लो, मोदी सरकार की बात आती है, गवर्नमेंट ऐड में मोदी सरकार लिखा जाता है कि भारत सरकार दिखता है आपको? यानी आज मैंने कहीं देखा था कि इसी तरीके से जो हो रहा था तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु में, एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पूरे तमिलनाडु में मोदी इस व्यक्ति के जो अपने आप को इस देश का शहंशाह समझता है या बादशाह समझता है, उनके तमिलनाडु में चुन चुन के एक एक पोस्टर, होर्डिंग्स हटा दिए गए, नहीं चाहिए करके।
तो साउथ में आलम है, और ये मुझे साउथ का ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो नॉर्थ में भी दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को भी चिंता वाली बातें लग रही है कि ये वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, इसके लिए कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ओबीसी तबका जो है वो वोटिंग कम कर रहा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम का जो वोटिंग है वो तो हो ही रहा, एसटी का वोटिंग हो रहा, और जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है इनकी वजह से, वो चाहे उधर जाट रहे या यादव है, यानी बहुत से, मैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, पर वो अपना वोटिंग का दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर।